हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अरे वाह, आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। ऑनलाइन स्टडी में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड। आज हम अगला अध्याय पढ़ेंगे, फसलों का त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी अंगीठी। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खिचड़ी के समय पे आमतौर पर हल्की गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार ठंड इतनी पड़ रही थी कि रजाई से निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। 10 दिन से तो सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं हुए थे। पूरा पूरा दिन सब लोग अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते थे। बाहर देखने के से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना, केरा केला आइल आना। तभी किसी ने आवाज़ दी कि जाओ देख कर आओ कि केले के पत्ते अभी आए या नहीं आए। आज ही लोग के उठे के नाइखे खा, बोल जल्दी तैयार हो खस। दादी गुस्सा हो रही थी, बोली आज इन लोगों को लग रहा है उठना नहीं है, इनसे बोलो जल्दी तैयार हो जाए, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। चकाचक चमकदार, अच्छा सुंदर माड़ लगा हुआ। आपने देखा होगा ना कि चावल के माड़ से कल्फ लगाया जाता है, जिससे कपड़े टाइट और सुंदर हो जाते हैं, बिल्कुल नए की तरह चमकने लगते हैं। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कब्बों ना देखनी, सारा देह कनकनाते था। पापा ने कहा इससे पहले खिचड़ी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर्दी से सारा शरीर कपकपा रहा हो। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए थे, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता था। दादी के बाल कैसे थे? सफ़ेद। दादी बूढ़ी हो गई थी, उनके बाल बहुत सुंदर और सफ़ेद अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिन पर तिल, मीठा मीन्स गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि खिचड़ी पर दान दिया जाता है। इसमें दाल, चावल, खिचड़ी, गुड़, तिल ये सब दिया जाता है। दादी ने बच्चों से कहा कि तुम इन्हें छुओ और फिर उन्हें गरीबों और मंदिरों में दान दे दिया गया होगा। आज तो अपी दीदियाँ बुरी फंसी। आज दीदी बहुत बुरी फंस गई। क्यों? क्योंकि उन्हें दाल चूड़ा पसंद नहीं था। ये सब उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, लेकिन खिचड़ी के दिन और कुछ नहीं बनता है बच्चों, उन्हें दोनों ही चीज़ खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में तो जो खिचड़ी बनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, फिर टापू पर बालू के दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते, वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। लेखक शायद कभी पिकनिक पे गए होंगे, उसी को याद कर रहे हैं कि कैसे खिचड़ी वाले दिन स्कूल में सब लोगों ने मिलकर खिचड़ी बनाई थी। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। बच्चे भी उनकी मदद कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे और जैसे ही थक जाते थे आके वहाँ काम में हाथ बटाने लगते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वास्तव में दोस्तों और स्कूल के अध्यापकों के साथ जो आनंद आता है वो दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं आता। वाकई ढंग कैसा भी हो,
पर ये खुशियों का त्यौहार, लेकिन है ये खुशियों का ही त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने की खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। बच्चों, इस समय गेहूं वगैरह सब पक रहा होता है, तो अगर गर्मी होगी तो वो अच्छे से पकेगा और सर्दी भी कम हो जाएगी। सभी प्रांतों इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। हर राज्य में अपने अपने तरीके से इस समय को मनाया जाता है जब फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। सब लोग खुश होते हैं तो इस खिचड़ी के दिन को त्यौहार की तरह मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारतीय संस्कृति पूरे देश में एक ही रूप में जुड़ी है। नाम अलग अलग हैं, लेकिन एक ही समय पर एक जैसे ही त्यौहार मनाए जाते हैं। झारखंड में सुरहुल बड़े जोर खरोश के साथ मनाया जाता है। जोश खरोश, पूरा ताकत, पूरी हिम्मत लगा के, जैसे आप बच्चे करते हैं ना, स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो उसके लिए पूरी तैयारी से जुट जाते हैं, उसी तरह 4 दिन तक इसका जश्न चलता रहता है। जश्न मतलब किसी भी उत्सव को मनाना, जश्न। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरवा लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। समय थोड़ा अलग है, लेकिन फसल के पकने का त्यौहार हर जगह है। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते, किराने से बुरे बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। लोग अपनी खुशी का इजहार कैसे करते हैं? रात भर गाना बजाना चलता है, लोग एक दूसरे के साथ नृत्य करते हैं। नृत्य, नाचना, डांस। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। अगले दिन फूलों के पौधे लगाते हैं घर घर जाकर। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। परंपरा। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई का फूल पहनना बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन वे बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसलों में बोया जाता है और जिस धान की पूजा होती है उसे बीज के लिए रख दिया जाता है ताकि अगली फसल में उसे बोया जा सके। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। बच्चों, इसे किसी चूल्हे या गैस पर नहीं बल्कि धूप में रखा पकाया जाता है। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटकों के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। देखो, हल्दी को हम खीर में नहीं डाल सकते, इसलिए मटके के चारों ओर बांध दी जाती है ताकि वह शुभ हो जाए। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो लोग पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी के उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। पोंगल का मतलब होता है उफान आना। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। जश्न अभी बताया था, त्यौहार या उत्सव। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर प्रकार और रंग बिरंग की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलती हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों से
हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भगवान ऐसा लगता है मानो ढक गए। पूरे आसमान में केवल पतंग ही पतंग दिखाई देती हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। दाड़िम, अनार। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गडेरी, गडेरी मतलब फांक, पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला के पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कोवा आओ घुघुती आओ, ले कोवा बड़ो, मैं के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मैं के दे जा सोने की छुरी। कौआ से कहते हैं, ए कौआ आओ, घुघुत जो पकवान बनाए जाते हैं उन्हें घुघुत कहते हैं, इसलिए इस त्यौहार का नाम घुघुतिया पड़ा। तुम आओ, बड़ा ले जाओ और मुझे सोने की घड़ी दे जाओ, पूड़ी दे खा जाओ और मुझे सोने की छुरी दे जाओ। इसका मतलब ये है, ये मंगल कामना करते हैं कि हमें सुख और संपदा दे जाओ। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना करते हैं वह मांगते हैं, और ना जाने कितने अलग मकर संक्रांति को मनाने के अंदाज हैं। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब बहुत बड़ी मात्रा में नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ नदी में स्नान करने चले आते हैं। ऐसा माना जाता है कि खिचड़ी के दिन जो लोग सुबह सुबह उठकर भोर में नहा लेते हैं उनके जीवन में सुख आता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखने की जगह, बिल्कुल जगह ना होना। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति में तिल का कोई ना कोई भोज अवश्य बनाया जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो, यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है और कहा जाता है यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे पानी और वाणी बदल जाती है, इसलिए त्योहारों को मनाने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि फसलों का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।